अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो हम आज इसको पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल होता है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, तो उसको समझ नहीं आती। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए पक्का इरादा नहीं करते, कि मतलब उसको अपना सब कुछ नहीं दे देते सीखने के लिए या हासिल करने के लिए, तो तब तक वो आप नहीं सीख सकते या हासिल कर सकते। ठीक है। तो किसी चीज़ को सीखने के लिए आपने मतलब पुख्ता इरादा करना है कि मैं इस चीज़ को ज़रूर सीखूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है इसके आगे हिम्मत हार जाते हैं कि यार मुझे समझ नहीं आती, मैं क्या करूँगा। और मुख्तलिफ जो है वो बहाने बना रखे होते हैं कि यार मैं ये नहीं कर सकता। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन आपको बस पुख्ता और मजबूत इरादा करना होगा। तो ये तो था थोड़ा मोटिवेशनल स्पीच, और वो भी फ्री में। ठीक है। चलो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं कि आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम सिर्फ इसको जानेंगे। ठीक है, कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, इसको हम मतलब कब इस्तेमाल करते हैं, हम ये किसको कहते हैं, और इसका जो मतलब वो बेस वाला जो नॉलेज है वो आज हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, किसी शख्स के बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसके दो तरीके होते हैं। ठीक है। एक ये तरीका होता है कि मैं उस शख्स की बात हूँ बहू बगैर किसी चेंजेस किए दोहराऊं। ठीक है। अगर मुझे किसी ने कहा फॉर एग्जांपल, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, ये बात उसने कही है और मैंने हूँ बहू दोहराई। ठीक है। तो इसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। मतलब किसी शख्स की बात को दूसरे तक पहुंचा देना बगैर किसी रद्दू बदल के, हू बहू दोहराना उसको। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। उर्दू में इसको रिवायती लफ्जी कहते हैं और इंग्लिश में इसको डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। इनडायरेक्ट नरेशन वो है कि किसी शख्स की बात को दूसरों तक पहुंचा देना अपने अल्फाज में। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, ही सेज आई एम अ स्टूडेंट, तो ये जो है ये डायरेक्ट नरेशन है। ये मैंने उसके अल्फाज हू बहू दोहराए। लेकिन अगर ये जुमला मैं ऐसे कहूँ, ही सेज दैट ही इज अ स्टूडेंट, कि वो कह रहा था कि वो एक स्टूडेंट है, तो ये जो है ये मैंने अपने अल्फाज में दोहराई ये बात। और ये जो है मैंने वो अल्फाज हू बहू सेम नहीं दोहराए, मैंने अपने अल्फाज में ये बात बयान कर दी। तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। उर्दू में इसको रिवायती मानवी कहते हैं और इंग्लिश में इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा। डायरेक्ट नरेशन में जो हम बात करते हैं, मतलब हूबहू जो बात किसी शख्स की दोहराते हैं, तो जो बात उसकी होती है उसको हम इन्वर्टेड कामाज में जो है बंद करके लिखते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। तो मैं आपके सामने डायरेक्ट नरेशन का एक जुमला लिख देता हूँ और मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आपने कौन से अल्फाज जो है इन्वर्टेड कामाज में बंद करने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक जुमला लिख देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही सेज। अच्छा, ये जो अल्फाज है ये हम बता रहे हैं, ही सेज। ठीक है। अब उसकी जो अल्फाज है वो हम इन्वर्टेड कामाज में बंद कर देते हैं, जो हम हू बहू दोहराएंगे। ये उनके अल्फाज है, आई एम आ स्टूडेंट। और इसको हम इसी तरह कामों में कामास, इसको हम इन्वर्टेड कामास कहते हैं, इसको हम इस तरह जो है बंद कर देते हैं इन कामाज में।
और ये जो बात होगी ये उस शख्स की बात होगी जो हमें कह चुका है, ठीक है। और ये हूबहू हम उनके अल्फाज लिखेंगे। अच्छा, अब जो है इनडायरेक्ट नरेशन में जो है ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली हम बस एक जुमला लिख देते हैं, उसमें ये कामाज वगैरह नहीं होते, ठीक है। वो हम अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं, तो उसमें ये चीज़ें नहीं है। डायरेक्ट नरेशन में सिर्फ आपको ये ख्याल करना है कि जो बात उस आदमी ने कही है वो आपने ऐसे कामाज में बंद कर देना है, ठीक है। अगर इस जुमले को हम इनडायरेक्ट नरेशन में लिख के तो कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ही सेज दैट। ये जो कामास होते हैं ये हम दैट की जगह रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको हम रिमूव करके इसकी जगह लगा देते हैं दैट, और फिर लिख देते हैं ही इज अ स्टूडेंट। तो ये हमने बयान कर दी अपने अल्फाज में, मतलब इनडायरेक्ट नरेशन है ये। अब ये हम आगे जानेंगे कि इसको हम कि इस डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, और ये ऐसे इनडायरेक्ट नरेशन में हम फिर बयान कर सकते हैं। तो ये हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने इतना जानना है कि हम डायरेक्ट नरेशन कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट कैसे लिखते हैं, और इसमें जो मतलब चीज़ें होती है वो क्या होती है। तो ये कामाज और ये जो मैंने आपको बताया, कामाज की जगह पे यहाँ पे हम लगाएंगे दैट। अब इसमें एक और चीज़ बहुत लाजमी है जो आपको सीखना चाहिए, और वो आपको नहीं भूलना है, ठीक है। उसमें उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और उसका वर्ब, और एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और उसका वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है ये वो होता है जो कामास के बाहर हम लिखते हैं, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये जो मैंने आपको ये जुमला लिख दिया है, ये मैंने कामा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसके बाहर जो अल्फाज है कामास के बाहर, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। ये जो है ही सेज, ये है रिपोर्टिंग स्पीच। जो कामास के बाहर होता है उसको हम ये रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो कामास के अंदर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। जैसे कि ये है, ये इसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो कामास के अंदर को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, कामास के बाहर को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें जो है इसमें जो वर्ब होता है वो उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब, और इसमें जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब। तो ये जो है सेज, इसमें ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, और यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है ये है एम, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें जान लेनी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आपने ये चीज़ें ज़रूर जान लेनी है, ठीक है। सबसे पहले ये इसका बेस है, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती मतलब आपको आगे जाके डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ें अच्छी तरह से जान लेनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है रिपोर्टेड स्पीच और ये है रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो वर्ब है ना, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया, इसमें रिपोर्टेड स्पीच में ये वर्ब है और रिपोर्टिंग स्पीच में ये वर्ब है। तो इसको हम जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वर्ब होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला वर्ब होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो आपने ये भी याद रखना है कि इसको हम क्या कहते हैं, इस वर्ब को, और इस वर्ब को हम क्या कहते हैं। अच्छा जी, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए सबसे पहला जो कदम होता है ये तो बेस है, ठीक है। ये तो आपको लाजमी, मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए आप पर ये फ़र्ज़ है कि आपको ये चीज़ें सीखना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ जाने से पहले उसका जो पहला कदम है वो है प्रोनाउन, ठीक है। तो मैंने आपको इससे पहला जो क्लास था एक्टिव एंड पैसिव का, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल से वो सारी चीज़ें किए हैं प्रोनाउन के हवाले से। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सीखने के लिए आपने सबसे पहले प्रोनाउंस और उसके जो मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं आपने वो चीज़ें सीखनी है। जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, इससे पहले मैं आपको
उस वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वो ज़रूर देखिए। इंशाल्लाह उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो उसमें मैंने आपको कहा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये जो होते हैं इसके फिर मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा है, जैसा कि मैं अभी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन वो होता है जिसको बात हो रही हो, जैसा कि मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आप है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो और उस जगह पर मौजूद नहीं हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब फिर उसके जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल आई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, तो आई के फिर 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव फॉर्म, एक होता है पोजेसिव फॉर्म और एक होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आपने ये 3 फॉर्म हर प्रोनाउन के ज़रूर याद रखने हैं, वरना आपको फिर इसमें मुश्किल होगा, ठीक है। आप ये चीज़ें बना सकोगे, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। जैसा कि आई का जो है सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, मतलब जब ये सब्जेक्ट में आता है तो आई आता है। अगर पोजिटिव में आता है तो ये हम माई के जगह इस्तेमाल करते हैं, इसकी जगह हम माई लगा देते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस में ये आता है मी। तो इस तरह से यू और वी वगैरह, ही, शी, इट, दे, ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो आपने ज़रूर याद करने हैं। मैं आपको इस वीडियो में वो नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि इससे फिर वो मैंने अगली वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किए हैं अच्छी तरह। तो आप जाकर वो वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का बेस, ठीक है। आपने सबसे पहले इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन के लिए ये चीज़ें ज़रूर समझनी है। तो जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई, आपने इसे सबसे पहले याद रखनी है। और इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे जाके मुख्तलिफ जो इसके कन्वर्जन रूल्स और वगैरह जो चीज़ें इसमें चेंजेस वगैरह आते हैं तो वो हम करेंगे। लेकिन आज मैं बस आपको ये इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और फिर उसके बाद जो तकरीबन इस पर हमारी 3 से 4 वीडियो बनेंगी, तो उसमें हम इसको अच्छी तरह और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे और आप बिल्कुल काबिल हो जाएंगे इसके कि आप डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर सकोगे। तो ये थी आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के बेस के हवाले से, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।